एक तो जीवन जीने की कला सिखाया जाएगा कि हम अपने जीवन में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, निरोग कैसे रह सकते हैं। और साथ में क्योंकि जब तक आप एक तरह से समझिए कि जो फ़ॉर्मूला आपको मालूम होगा तभी जाके अपने जीवन में आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। नहीं तो किसी को ये भी नहीं मालूम है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, कब भोजन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं है। यही कारण है कि क्या है कि आज बीमारी की जनसंख्या दिन पर दिन रोगी की जनसंख्या बढ़ते चले जा रहा है और साथ में हॉस्पिटल भी बढ़ते चले जा रहा है और इसका समाधान भी नहीं हो पा रहा है। राजीव भाई ने भी एक बात बोला था कि जब तक हम अपने बीमारी को कारण को नहीं समझेंगे, इसके लिए हम लोग का एक विचार बना कि इस पर काम किया जाए। क्योंकि आज की हालत आप देखिए, जितना जैसे सिनेमा हॉल में जितना भीड़ होता है, जितना मार्केट में भीड़ होता है, उतना हॉस्पिटल में इससे ज़्यादा भीड़ हो रहा है। लेकिन उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं जानते खाना कब खाना है, सोना कब है, पानी कब पीना है, किसी को भी कोई चीज़ मालूम नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास का आयोजन किया हूँ। इसमें सभी साथी ज़रूर जुड़े और आज की जो क्लास होगी हमारा डेमो क्लास रहेगी और इसके बाद से कल आप लोगों को रेगुलर क्लास हो जाएगा, ठीक है? समय यही रहेगा 8 से 9। तो सभी साथी ज़रूर जुड़े और अपने आस-पास के जो भी साथीगण हैं उनको भी जोड़ें और जो लिंक जो भेजे हैं उस लिंक को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, सभी साथी को बुला के लाएँ। ध्यान से सुनना और इसके बाद से अगर किसी को कोई सवाल होगा तो सबसे पहले आप हैंड रेज़ करना है आप लोग को। फिर बारी-बारी से आप लोग का समाधान किया जाएगा, ठीक है? तो बैजी 8:05 हो गया है, तो क्या क्लास का शुभारंभ कर दे कि कुछ रुक के करें? नहीं नहीं, समय हो चुका है तो अब जो है क्लास का शुभारंभ। तो सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरि का स्मरण करते हुए भगवान धन्वंतरि की वंदना करते हैं। इसके बाद आज का जो है ये क्लास आरंभ करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादिपद्मम् लोके जरारुक्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतिघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृदयं सुखपरिविलासन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारोपिताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। मैं भगवान धन्वंतरि की शरण में जाता हूँ, जिनके चरण कमलों में सभी देवता और असुर दीर्घायु की कामना करते हैं। आपकी औषधियों से संसार बुढ़ापे और मृत्यु के भय से मुक्त हो तथा विभिन्न प्रकार रोगों से मुक्त होते हैं। आपकी 4 सुंदर भुजाओं में एक शंख, एक चक्र, एक जलौका और एक हाथ में आयुर्वेद रूपी अमृत कलश सुशोभित रहता है। मैं भगवान धन्वंतरि को चरण कमलों में पुनः नमन करता हूँ और अपने सभी गुरुजनों, जिनसे मैं योग, आयुर्वेद, पंचगव्य, पंचकर्म और स्वस्थ जीवन जीने की जितनी भी कला जिन जिन गुरुओं से मैंने सीखा है, उन सभी को नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ और उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम जो है ये जो क्लास आरंभ की अष्टांग हृदयम क्लास, इसको सफल बनावे। तो मित्रों, ये अष्टांग हृदयम ये पहली क्लास नहीं है। अष्टांग हृदयम पे आधारित ये जो है 10वां क्लास है, अर्थात इससे पहले भी 9 क्लास पूर्ण हो चुके हैं, जो 6 महीने का एक क्लास होता है जिसमें सभी प्रकार के जन जुड़ते हैं। तो इसमें चाहे चिकित्सक हो, चाहे रोगी हो, चाहे रोगी का परिवार हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आम आदमी हो, सभी हो इस क्लास में जुड़ सकते हैं। और एक अपने क्लास में विदेशी साथी जुड़ गए हैं तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। दिस क्लास इज occasion in Hindi language, not English language, so try to understand. If you try to understand Hindi language, so stay this class. अभी ये जो क्लास का आयोजन जो है हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन कुछ साथी जो है विदेशी जुड़ गए हैं, जैसे
तंजानिया से जुड़े हैं, श्रीलंका से जुड़े हैं। तो जब हमारा कभी क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तब हम जो है उनको क्लास दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्लास है अष्टांग हृदयम क्लास, तो इसके बारे में ही आज डिटेल है कि अष्टांग हृदयम क्या है और अष्टांग हृदयम इसको कैसे समझें और अष्टांग हृदयम को समझ करके जो चिकित्सक हैं वो अपना प्रैक्टिस कैसे बढ़ा सकते हैं, जो रोगी हैं वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम अपने टीम के बारे में बताते हैं। और इससे भी पहले मैं अपना नाम बताता हूं। मेरा नाम वैद्य गुरुदर्शन कुमार शास्त्री है। मैं फिलहाल महाराज राजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय ग्राम मगरौन जिला सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो इसमें मैं सेवारत हूं। तो आप हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें हमारे टीम में जो है हमारे अलावा वैद्य सुधीर गुप्ता जी हैं जो डी फार्मासिस्ट हैं और ये दिल्ली में निवास करते हैं और इस क्लास का आयोजक सुधीर जी ही हैं। इसके अलावा हमारे परम पूज्य पंडित ब्रजेश शास्त्री जी महाराज हैं जो सागर के ही हैं और ये साइकोथेरेपिस्ट हैं, अर्थात गृह चिकित्सक या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इसके साथ जो है हमारे साथ हमारे टीम में वैद्य रेशम सिंह जी हैं जो मर्म थेरेपिस्ट हैं, वो ये पंजाब से हैं। और इसके अलावा डॉक्टर राकेश रंगारी जी कायरो प्रैक्टिशनर हैं, नागपुर से हैं। डॉक्टर सेवाराम जी मल्टी थेरेपिस्ट हैं, इनके पास कई सारे थेरेपी का नॉलेज है। इसके साथ हमारे टीम में वैद्य रविशंकर जी हैं पंचकर्मा और पंचभौतिक विशेषज्ञ। और साथ ही साथ जो है BEMS डॉक्टर राहुल यादव जी हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं। तो आप सभी इन सभी हमारे टीम के मेंबर हैं। यदि इन सब का एक साथ जो है इनको सुनना चाहते हैं तो आप हमारे जो ऑफिशियल चैनल है वैद्य गुरुदर्शन उन पे जो है आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे डेली अष्टांग हृदयम से रिलेटेड और अपने जीवन से रिलेटेड उन शास्त्रों में से कुछ न कुछ प्रतिदिन हम वो बाहर निकाल के लाते हैं ज्ञान जो आम आदमी समझ सकें ऐसा। तो डेली जो है हमारे चैनल पे आता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अष्टांग हृदयम का 10वां बैच है। इससे पहले भी 9 बैच कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि हमने ये बैच 2021 में ही शुरू किया था और हमारे जो आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं जितने भी साथी जुड़े होंगे अष्टांग हृदयम डेमो क्लास, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत पुराना ग्रुप है, लगभग 2-2.5 साल पुराना है। तभी से जो है अष्टांग हृदयम क्लास आयोजन किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य 2 ही है, हमारा और आयुर्वेद शास्त्र का 2 लक्ष्य है। तो क्या है, एक तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, पहला लक्ष्य है स्वस्थ समाज की स्वास्थ्य की रक्षा करना। फिर दूसरा हमारा उद्देश्य है रोगी के विकारों को ठीक करना, शांत करना, ना कि केवल इलाज करना। हमारा लक्ष्य है स्वस्थ समाज का निर्माण करना, स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। तो इसलिए हम समय समय पे शिविर का भी आयोजन करते रहते हैं जो पूरे भारतवर्ष में आयोजन किया जाता है। जहाँ जहाँ भी पंडित ब्रजेश महाराज जी का कथा होता है वहाँ वहाँ हम शिविर लगाते हैं और वहाँ पे लोगों का नाड़ी देखते हैं और वहाँ पे जो है लोगों का दुख दूर करने की कोशिश करते हैं और उनकी समस्या को समझते हैं और वो लाभान्वित हो पाते हैं। तो अभी आप हमारा एक शिविर का झलक देख सकते हैं। इसमें गांव वासियों का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है और इसमें हमारे डॉक्टर की टीम भी समय समय पे आते रहता है। तो ये है हमारे शिविर का झलक। तो इसी प्रकार से अगर आप सभी भी कहीं भी अपने क्षेत्र में शिविर का आयोजन करवाना चाहते हैं किसी भी अवसर पे, जैसे शादी विवाह या किसी भी अवसर पे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा स्थायी पता महाराज राजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जो सागर में ही स्थित है। तो वहाँ पे जो है हम प्रतिदिन नाड़ी जांच करते हैं। नाड़ी जांच के दौरान आपके जो भी रोग हैं 80 से 90% रोग जो है आपको जो है बताया जाता है। तो हमारे चिकित्सालय, अब आप कहेंगे कि एक क्लास के बारे शुरू करना चाहिए, इससे पहले मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हालांकि ये जो सिलेबस में जो आया है काफ़ी लोग परिचित होंगे। तो ट्रीटमेंट का जो एक्टिविटीज़ है आप थोड़ा देख सकते हैं। इससे आपको ये भी महसूस होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं या आप क्या क्या सीखने वाले हैं। यदि आप चिकित्सक हैं तो आप क्या क्या सीखेंगे ये जानेंगे। यदि आप रोगी हैं, यदि आप आम आदमी हैं तो ये भी जानेंगे कि हमको
किस रोग में किस प्रकार से थेरेपी लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे चिकित्सालय में अभ्यंग, स्वेदन, शिरोधारा, मर्म थेरेपी, कायरोप्रैक्टिस, न्यूरोथेरेपी, मसाज, गिरिबाबस्ती, कटिबस्ती, अनेक प्रकार की थेरेपी होती है जो हमारी अलग अलग डॉक्टर की टीम करते हैं और गाइड करते हैं। अब देखिए, इस अष्टांग हृदयम क्लास में आपको ये 6 महीने के क्लास होने वाला है, तो इसमें आप क्या सीखेंगे, आखिर हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। क्योंकि आप भी इस क्लास में जुड़े हैं तो आपका भी एक उद्देश्य है। हमने अपना उद्देश्य बता दिया कि हमें स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, बीमार व्यक्ति को इलाज करना है, इसको सही गाइड करना है, उसको रोग से निकालना है, ये हमारा लक्ष्य है। आपका भी कुछ लक्ष्य होगा कि हमें ठीक होना है, हमें अपने प्रैक्टिस को बढ़ाना है, हमें आयुर्वेद शास्त्र को समझना है, आपका भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, तो आप इसलिए क्लास में जुड़े हैं। तो आपको इस 6 महीने के ऑनलाइन क्लास में आपको पहले महीने जो है गुरु आदि गुण बताया जाएगा। ये गुरु आदि गुण क्या है, तो इस संसार में जो है 20 गुण बताए गए हैं पदार्थ के, या फिर कोई भी रोग होता है या व्यक्ति बीमार पड़ता है तो इसमें क्या होता है, 20 गुण ही हैं जो क्या है, या तो क्षय होता है या तो वृद्धि होता है। क्षय मतलब होता है कम हो जाना, वृद्धि मतलब बढ़ जाना। तो ये 20 गुण क्या क्या हैं और ये कैसे बढ़ते हैं और बढ़ने पे कौन सा रोग प्रकट करते हैं, तो इसी गुणों के बारे में चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं, पहले महीने की क्लास में। और जब ये गुण की वृद्धि होती है, क्षय या वृद्धि होती है, तो हमें रोग होता है, तो हम इन गुरु आदि गुणों का हम कैसे संतुलन बनाए रखेंगे, इसके लिए हम दीपन पाचन अनुलोमन करते हैं हर एक गुण का। तो हम कैसे करेंगे, ये पहले महीने के जो है आपको सिलेबस में है, और पूरे 1 महीने तक खूब मन लगा करके इसी को पढ़ाने वाले हैं। और बहुत सारे साथी जो है इसमें, मतलब कुछ साथी पुराने बैच के भी जुड़े हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हर बार अष्टांग हृदयम पढ़ने के लिए आते हैं, और मैं भी हर बार जो है अष्टांग हृदयम पढ़ाता हूं, और अष्टांग हृदयम पढ़ करके मुझे खुद नया अनुभव होता है, तो आप लोग को भी अनुभव होगा नया। तो अभी तक जो है लगभग 30-35 साथी जुड़े हैं, अच्छी बात है, और भी साथी जुड़ेंगे क्योंकि ये पहला दिन है। तो इसमें 20 जो गुण हैं वो सभी गुणों का, एक एक गुणों का डिटेल हमारे इस PDF सिलेबस में है, और आपको इस सिलेबस को लिखना नहीं है कहीं भी, इस सिलेबस को केवल समझना है और अप्लाई करना है अपने जीवन में। बाकी नोट्स, PDF, रिकॉर्डिंग ये सभी मिलने वाला है। मान लीजिए किसी दिन क्लास छूट जाता है तो आगे कैसे समझ पाएंगे, तो इसलिए रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है और एक सिलेबस बनाया गया है। क्योंकि मैं पिछले 2 से 3 साल में इस अष्टांग हृदयम का आयोजन तब से किया है, तब तक जो है जब 9 क्लास पूर्ण हो चुके तब तक हमने सिलेबस तैयार नहीं कर पाया था, मात्र कॉपी में सिमट कर था। अब हमने इसको किताब भी रूप दिया है, और कुछ जो है PDF, अधिक से अधिक PDF बनाने की कोशिश किया, जो आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो ऐसा ही PDF आपको मिलता रहेगा, ताकि आपको कहीं भी कभी भी कन्फ्यूजन होगा या फिर आपको कभी भी कुछ ऐसी परेशानी होगी समझने में, तो आप तुरंत रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, PDF चेक करेंगे। और रिकॉर्डिंग तो देखिए क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन PDF तुरंत 6 महीने में आप लोगों को 6 PDF मिलने वाला है, और उन 6 PDF में आप तमाम सभी प्रकार की बीमारी का इलाज कर पाएंगे और सभी प्रकार के बीमारी को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप आम आदमी हैं या फिर आप विद्यार्थी हैं, हमें तो चिकित्सा नहीं करना है, तो क्यों पढ़ना है, हम आगे बताते हैं। इससे पहले हम आपको सिलेबस समझा रहे हैं। दूसरे महीने में हमें बताना है शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताने वाला हूं। क्योंकि भागवत ऋषि और आप सभी लोग राजीव दीक्षित से परिचित हैं, उन्होंने यही कहा था कि शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो। तो शरीर को जानना पहले जरूरी है, इसलिए शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, केवल एलोपैथी परिप्रेक्ष्य से नहीं बताऊंगा, बल्कि इसका आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य यानी कि दोनों साथ साथ में लेकर चलने वाला हूँ। तो दूसरे महीने के सिलेबस में आपको आयुर्वेद और एलोपैथी के संयुक्त रूप करके हमने जो PDF बनाया है, वो शायद ही ऑनलाइन या फिर किसी ने बनाया होगा। अभी तो आप सिलेबस ये अभी देखिए सभी। तो दूसरे महीने में हम शरीर रचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान, जैसे आप सभी लोग सुना होगा विटामिन A क्या है, विटामिन B क्या, विटामिन C, विटामिन D, तो क्या आयुर्वेद में भी कोई ऐसे विटामिन है क्या, या विटामिन को अंग्रेजी में आयुर्वेद में क्या कहा गया है। टाइफाइड को देखिए क्या हुआ,
कि जब से एलोपैथी आया तब उनने क्या किया कि हमारे आयुर्वेद के जो नाम हैं बीमारियों के, उसको एलोपैथी बना दिया, यानी कि अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे टाइफाइड का हिंदी क्या है किसी को पता नहीं, थायराइड का हिंदी क्या होता है किसी को पता नहीं, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे तमाम बीमारियां हैं जो क्या है कि नए नए नाम से आ रहे हैं। तो उसका इलाज कैसे होगा, है ना। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, इसको हम आयुर्वेद में किस नाम से जानेंगे, है ना। ये सब जो है इसी टॉपिक में, यानी कि इसी दूसरे महीने के टॉपिक में है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो दूसरे महीने में आप पढ़ेंगे। तीसरे महीने में हमने रखा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा और हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे जो हमारे को डेली यूट्यूब पर सुनते होंगे उनको पता होगा कि मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, कि बात पित्त कफ बिगड़ने से बीमार पड़ता है। सभी जानते हैं, चाहे चिकित्सक हो, विद्यार्थी हो, आम आदमी हो, सभी कहते हैं बात पित्त कफ बिगड़ गया, बात पित्त कफ बिगड़ गया। तो इस बात पित्त कफ को बिगाड़ता कौन है, तो इसी अध्याय में जो है हम लोग जानने वाले हैं। तीसरे मंथ के जो टॉपिक है वो है षड रस और सप्त धातु। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजफुल है ये। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। षड रस क्या है? षड रस मतलब 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये 6 रस बताए गए हैं। यही है 6 रस जो बात पित्त कफ को बिगाड़ते हैं। और कैसे बिगाड़ते हैं तो इस अपने तीसरे महीने के सिलेबस में है। और इसके अलावा साथ साथ में इस महीने में पंच तत्व और पंच भौतिक के है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे नाखुश हैं इसलिए क्योंकि वैद्य जी आपने जो 9वें बैच था उसमें क्या है 8वें और 9वें बैच में क्या है कि पंच भौतिक के बारे में नहीं बताया गया, छुपाया गया। जो अष्टांग हृदयम क्लास के जो हम तो आयोजक थे 8वें या 9वें क्लास में, लेकिन जो स्पीकर थे उन्होंने बताने से इनकार किया, यानी कि उन्होंने छुपाया इस ज्ञान को। लेकिन मैं आज जो है भगवान धन्वंतरी को साक्षी मान करके, अपने सभी गुरुजनों, सभी जो है देवी देवताओं को साक्षी मान करके मैं सभी ज्ञान जो है आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। और सभी जानते भी होंगे हम कि कोई भी अपना ज्ञान छिपाते नहीं है। सभी को पता है कि दीर्घायु राज क्या है और सभी को पता है विश्वराज क्या है और रजनी राज मतलब क्या है। पंचभौतिक की दवाइयाँ मैं भी बनाता हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ और हमारे बहुत सारे पेटेंट औषधियाँ हैं, वो सभी को शेयर करता हूँ क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मेरा ऐसा मानना है। तो हम सभी को बताने वाले हैं। तो पंच तत्व और पंच भौतिक की दवाइयाँ जो है, या फिर ऐसा समझिए कि पंच तत्व क्या है, पंच भौतिक क्या है और पंच भौतिक की दवाइयाँ कैसे बनती है, ये सभी बताने वाला हूँ इसी तीसरे महीने के सिलेबस में। तो पंच भौतिक सभी को पता ही है वैसे, लेकिन ये साधारण चीज़ नहीं है पंच भौतिक को, क्योंकि शरीर का निर्माण जो है पंच तत्व से हुआ है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी क्रम क्या है और ये जो है हमारे शरीर पे कैसा असर करता है और इसकी दवाइयाँ कैसे बनाएं, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इस क्लास में। तो पंच तत्व पंच भौतिक का आपको इस सिलेबस में है। चूँकि पंच भौतिक की दवाइयाँ निर्माण करना कोई बड़ी कठिनाई की बात नहीं है और ये बहुत सस्ती और सुलभ होती है और भंडारण में कहीं स्टोर करने में भी बहुत सुविधा होती है। तो इस कारण से पंच भौतिक की दवाइयाँ आप सभी को बताने वाले हैं। तो वेट करिए हमारे तीसरे महीने के सिलेबस का, आप सभी लोग जानेंगे। चौथे महीने में आप सभी को जड़ी बूटी परिचय के बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे जड़ी बूटी होते हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, सुमेश पाल जी, आगरा से हमेशा जुड़ते हैं हमारे क्लास में और हमें लगता है कि अभी भी जुड़े हुए हैं। तो हमेशा उनका कहना होता है, वैद्य जी आप कब मुझे बताइएगा कि लोकल जो औषधियाँ हैं इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो और एक सभी साथी से निवेदन है कि कैमरा जो है ना ऑफ कर लीजिए ताकि जो है किसी को डिस्टरबेंस ना हो। कैमरा ऑफ कर लीजिए और माइक भी अनम्यूट रखिए। और जो ऑर्गेनाइजर सुधीर कुमार गुप्ता जी हैं, आप भी ध्यान रखिए, बीच बीच में सभी को गाइड भी करते रहिए। कैमरा और माइक म्यूट रखें और बेहिचक प्रश्न करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि वैसे भी आज प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने सिलेबस का, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोर्स आगे बढ़ेगा तो आप लोग के मन में बहुत प्रश्न होगा। दीपक पाठक जी, आपका कैमरा जो है ऑन है और आप जो है अच्छे स्थिति में बैठे नहीं हैं, तो आप इस कारण से कैमरा माइक जो है ऑफ रखें तो ठीक रहेगा। क्या है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी आप सहज अच्छे स्थिति में बैठे हैं तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे ही है।
बात। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो चौथे महीने के जो सिलेबस में हमने बनाया है जड़ी बूटी परिचय और औषधि निर्माण। देखिए आपके आसपास में ऐसे सैकड़ों जड़ी बूटियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, जो आपके बहुत काम के हैं। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि आप बीमार रोगी भी हैं, आम आदमी भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, तो उसका सेवन करते जाएं तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे आपने गिलोय का नाम सुना होगा, है ना, हार सिंगार का नाम सुना होगा, भूमि आंवला मिल जाता है, बुखार की अच्छी औषधि नागर मोथा और पित्त पापड़ा मिल जाता है, तो बहुत सारे, पुनर्नवा मिल जाता है, कौंच का बीज मिल जाता है जिसको करैचा कहा जाता है, ऐसा ही अगीठा मिल जाता है जिसको बराही कंद कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो जंगल स्थान है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ स्थान में मिलता है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यदि आप ऐसे स्थान से जहाँ पे कोई जंगल नहीं है, बिल्कुल साफ है जंगल, तो वहाँ भी गुड़बेल, हार सिंगार, हड़ जोड़, ऐसे पित्त पापड़ा, बहुत सारे दवाइयाँ में औषधियाँ मिलेगी, जड़ी बूटी मिलेगी, जिसका प्रयोग मैं इस क्लास में कम से कम 100 जड़ी बूटी को टारगेट है हमारा कि अधिक से अधिक जड़ी बूटी का परिचय, है ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि क्या है कि हमने रखा भी है सिलेबस में। तो जड़ी बूटी परिचय करवाया जाएगा, बहुत ही आसान जड़ी बूटी का परिचय कराया जाएगा, और औषधि निर्माण के बारे में बताया जाएगा कि घर पे औषधियाँ कैसे बनाएं, है ना। लोग केवल कुछ औषधियाँ बना पाते हैं, जैसे कुछ चूरन बना पाते हैं, कुछ केवल अमृतधारा जैसे ये बना पाते हैं, त्रिफला बना पाते हैं, त्रिकटो या पंचगव्य जैसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी औषधियाँ बना पाते हैं। लेकिन जो बहुत सरल है, जो बना सकते हैं घर पे, जैसे चिंचा लवन राज, कौन नहीं बना सकता है। मूंगफली तेल लेना है, चिंचा लेना है, नमक लेना है, इसको सिद्ध करना है, बन सकता है। एक कब्ज की, एसिडिटी की बहुत ही जबरदस्त दवाइयाँ बन सकता है, घर पे बन सकता है चिंचा लवन राज। क्या करना है, मूंगफली का तेल, चिंचा और नमक, बस इसको बस समझना है कैसे बनाना है। इसी प्रकार से कोई एसिडिटी की बनाना चाहता है दवाइयाँ, हाइपर एसिडिटी की, तो क्या करना है, गेरू लेना है, सोठ लेना है, 3 भावना देना है। तो इस प्रकार से अच्छी दवाइयाँ बना सकते हैं पंचभौतिक की। इसी प्रकार से आप जो है बुखार की पित्त पापड़ा या महासुदर्शन काढ़ा रखना है। मतलब तमाम बहुत सारे बीमारियाँ ऐसे इस क्लास में नुस्खा और आपको टिप्स या फिर आपको ऐसा बताया जाएगा जो आप कभी भी मतलब क्या है कि एलोपैथी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो हमारा उद्देश्य ही है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति का इलाज करना, जो हमारा संस्था द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो चौथे महीने के कोर्स में है जी जड़ी बूटी का परिचय करवाया जाएगा, औषधि का निर्माण कराया जाएगा। और 5वें महीने के कोर्स में है केस टेकिंग। यदि आप एक चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, प्रैक्टिशनर हैं, करते हैं, तो केस टेकिंग कैसे करें। तो यदि जो विद्यार्थी हैं, आम आदमी हैं, जो रोगी हैं, वो कहेंगे हम तो प्रैक्टिशनर हैं, क्या करें। तो उनके लिए ये है कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं या पड़ जाएंगे, तो जब आप चिकित्सा कराने के लिए जाएंगे तो किस प्रकार से केस टेकिंग होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला जो भी डॉक्टर वैद्य गलती करेगा आपको पता लगेगा, या फिर आप ऐसे वैद्य और चिकित्सक से इलाज ही नहीं लेंगे। और इसी क्लास में जो है पंचकर्म का भी विशेष देख सकते हैं हमारे चिकित्सालय में, है ना, ये किया जा रहा है पंचकर्म। और ये हमारे चिकित्सालय का जो है दृश्य है, ये हमारे मनीष मौर्य जी हमारे थेरेपिस्ट हैं पंचकर्मा के, ये देते हैं। तो केस टेकिंग और पंचकर्म जो है कि किस बीमारी में किस प्रकार से पंचकर्म करना है, कौन सा पंचकर्म होगा, ये सभी जानकारी जो है A to Z जानकारी आपको 5वें महीने में दिया जाएगा। और 6ठे महीने में आपको 6 प्रमुख रोग के बारे में अवगत कराया जाएगा, जो बहुत जरूरी है। जो रोगों में सर्वप्रथम है, जिसको रोगोधिपति कहा गया है, उसका नाम है ज्वर। वहीं से बीमारियां शुरू होती है। जब ज्वर बिगड़ता है तो दोष जो होता है वात पित्त कफ संचित होकर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु में चले जाते हैं। यानी कि ज्वर जो होता है धातुगत अवस्था प्राप्त होता है जब, तब कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे मोटापा, शुगर, गठिया, बीपी, फैटी लीवर, तमाम बहुत सारी बीमारियां हैं, अनगिनत बीमारियां हैं जो ज्वर से शुरू होता है। तो हम ज्वर को विशेष रूप से कवर करने वाले हैं। शुगर, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, भारत की समस्या होती जा रही है, विकराल समस्या बन गया है। इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। मोटापा और गठिया के ऊपर भी इसमें सिलेबस में है, और फैटी लीवर। इसके अलावा ऐसा नहीं समझिएगा कि केवल इतना ही बीमारी, इसके साथ साथ में और भी, जैसे सफ़ेद दाग,
अभी क्लास सिलेबस में आएगा, है ना, दिखा आएगा। तो ये सब सिलेबस में होने वाला है। 6 महीने के सिलेबस में हमने इस प्रकार से बहुत सारे टॉपिक कवर करने का प्रयास किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अष्टांग हृदयम क्लास होगा, तो इसमें ये समय आपको पता ही है, 8 से 9 बजे के बीच में होगा। और आज जो है डेमो क्लास है, जो बिल्कुल निःशुल्क था, वो आप ले रहे हैं। और आपको इस क्लास में जो है रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। और यह क्लास जो है वैसे सभी के लिए है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर हैं या फिर कुछ ऐसे हैं साथी जो चिकित्सा के क्षेत्र इस फील्ड से हैं, तो ये वैसे सभी के लिए है। लेकिन ये बिगनर्स स्टूडेंट जो हैं, बिगनर हैं, जो अपना कदम आयुर्वेद में रख रहे हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में रख रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में रख रहे हैं, या जो भी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होगा अष्टांग हृदयम क्लास। और आपको इस क्लास में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग की आपने देख ही लिया किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग मिलेगा। और सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं तो 2 प्रकार के सर्टिफिकेट है। क्या क्या है इसमें आपको दिखाने वाला। देखिए क्या है कि कुछ ऐसे साथी जुड़े होंगे जो ऑलरेडी, जिनके पास कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगा, डिप्लोमा होगा, तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है हमारे किसी भी प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट की। जो जैसे जो DMLT हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जो कुछ BMS डॉक्टर जुड़े हैं, 1-2 फार्मासिस्ट भी जुड़े हैं, लैब टेक्नीशियन भी जुड़े हुए हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोग अष्टांग हृदयम पढ़ रहे हैं। तो जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं। ये कोर्स आप विदाउट सर्टिफिकेट लीजिए। और यदि जिनके मन में इच्छा है कि हम सर्टिफिकेट लें, तो 2 प्रकार के सर्टिफिकेट हम देने वाले हैं। वैसे तो 3 प्रकार के होगा। एक अपनी संस्था की तरफ से देंगे हम, महाराज राजेश्वरी सेवा समिति की तरफ से देंगे। और बाकी जो गवर्नमेंट के थ्रू जो होगा, तो हम तो कोई गवर्नमेंट आदमी है नहीं जो मैं आपको दूंगा। इसलिए क्या है कि जो भी साथी इच्छुक होंगे, तो उनका एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब कॉलेज में करवाया जाएगा। और जिसका नाम मां मनसा मेडिकल कॉलेज है, ये जयपुर में अवस्थित है, जो 1 साल का जो है सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है। जो आप सर्टिफिकेट अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये CCAT है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंप्लीट करवाया है, और अभी भी जो है इस साल भी हम एडमिशन करवाने वाले हैं। तो 1 साल का ये है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी, अर्थात पंचकर्मा टेक्नीशियन भी है ये, यानी कि पंचकर्मा का ये डिग्री है जो 1 साल का है। और इसके लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन होता है, क्लास ऑनलाइन होगा। और आपको एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम होते हैं जो एग्ज़ाम देना है। इसका जो योग्यता है वो 10th जिनका क्लियर होगा उनका होगा। बाकी जो साथी और भी अच्छा कुछ करना चाहते हैं आयुर्वेद में, तो वो D फार्मेसी आयुर्वेदिक करें। तो हमारे बहुत सारे साथी हैं D फार्मेसी कर रहे हैं। सुधीर गुप्ता जी हैं जो ऑर्गेनाइजर खुद हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे स्टूडेंट भी हैं, साथी भी हैं। गुलशन आर्य, गुलशन सिंह पंजाब से, उन्होंने D फार्मेसी किया है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो D फार्मेसी करके, कोई दिल्ली में, कोई रेवाड़ी में, कोई महेंद्रगढ़ में, कोई पंचकुला में, कोई भोपाल में, इंदौर में, मतलब अलग अलग स्थानों में अपना फार्मेसी चला रहे हैं, है ना, क्लिनिक चला रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 प्रकार के सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ये डिप्लोमा है वैसे तो, और एक सर्टिफिकेट हम अपनी संस्था की तरफ से देंगे, है ना, जो प्रशस्ति पत्र होगा कि आपने 6 महीने हमारा क्लास किया, है ना। तो इसके बारे में ये, तो अब जो है अष्टांग हृदयम के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो अब होता है मुख्य रूप से। अभी तो क्या है कि इतने समय तक मैं आपको केवल अपने और अपने संस्था और अपने जो है उद्देश्य और आपको क्या क्या इस क्लास में मिलने वाला है, ये सब मैंने बताया है। तो यदि थोड़ा सिलेबस अभी आप देखना चाहें तो ये PDF रूप में है, जो आप सभी को कल शेयर किया जाएगा। जो भी साथी आप लोगों को फॉर्म मिला होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला होगा, या जो जिस साथी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिला है, तो वैसे साथी क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म मंगाकर फॉर्म भरें और अपना एडमिशन लें, ताकि जो है इनको ये सिलेबस कोर्स मिल सके। अगर
जिनके पास फॉर्म नहीं मिला है तो स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सअप करना, अपना नाम लिख करके आपको फॉर्म भेजा जाएगा। फॉर्म में 2-3 चीज़ें आपको भरना है। एक तो सबसे पहले कि ये जो है कोर्स, ये जो क्लास है इसमें कोई फीस नहीं है। इसलिए फीस नहीं है क्योंकि शिक्षा का जो है या फिर विद्या का ही हम तो इस प्रकार से दान कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम किसी से कुछ लेने वाले नहीं हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मेहनत लगा है हमारे टीम को इस सिलेबस को बनाने के लिए, तो सभी से डोनेशन की अपेक्षा करते हैं। तो फीस के रूप में नहीं, लेकिन कोर्स डोनेशन के रूप में आप सभी से प्रेम पूर्वक जो है 500 जो है मंथली डोनेशन अपेक्षित रखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप सभी लोग देंगे, ताकि हम और हमारा जो कार्य है आगे बढ़ सके, और इससे आपका भी कार्य और समाज का कार्य आगे बढ़ेगा। और हम जो सिलेबस तैयार किए हैं, अभी कुछ नहीं किया हूँ, मैं कर रहा हूँ, इससे भी अच्छे सिलेबस तैयार करेंगे। और ये तो इतना गारंटी है कि 6 महीने का जो सिलेबस मैंने बनाया है, मात्र 1 घंटा पढ़ेगा कोई, तो क्या है कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, और बीमार है तो स्वस्थ होगा और उसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और यदि ये सिलेबस अगर कभी भी भविष्य में कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार यदि इसको अप्रूव कर लेता है, अपने बायोलॉजी के चैप्टर में लगा लेता है, तो पूरे भारत का कल्याण हो सकता है। वो समझ जाएगा विद्यार्थी। अभी आगे दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से एक आम आदमी जो है, एक आम स्टूडेंट मतलब कि क्या स्थिति होती है, और जो एक अच्छे स्टूडेंट होता है उसकी क्या स्थिति होती है, जो ये सिलेबस को करता है। तो स्क्रीन पे नंबर है जी, आप सभी नोट कर लीजिए, 7091426093। इस पे व्हाट्सएप करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना आप सभी। और आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है आप ऑटोमेटिक जो है एक अलग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और जहाँ पे प्रतिदिन आपका जो है लिंक आता रहेगा, टॉपिक आता रहेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो PDF आदि मिलता रहेगा। ठीक है जी। और हमें लगता है कि किसी का कोई प्रश्न है, छोटा प्रश्न, तो यहाँ पे रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम केवल बोलते जाएं। हाँ जी, सबको बारी बारी से हैंडल करना है और आपको एक एक करके बोलना है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति बोलेगा, इसका जब आंसर मिल जाएगा, फिर इसके बाद वो बंद कर देना माइक, फिर दूसरा व्यक्ति को बोलना है, ठीक है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, ये बताइए कि नाड़ी ज्ञान भी आप सिखाते हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, चलिए आपका मैं प्रश्न सुन लिया। हाँ, देवराज जी, नाड़ी ज्ञान भी आप सिखाते हैं? हाँ जी देवराज जी, आपका मैं प्रश्न सुन लिया, समझ गया हूँ। आप कहाँ से हैं देवराज जी? मैं वाराणसी जिले के पास का हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए, इस सिलेबस में भले इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन यदि गौर करें तो जो पहले महीने का जो इसमें सिलेबस है, इसमें लिखा गया गुरु आदि गुण। म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो गुरु आदि गुण है वही नाड़ी है। जो व्यक्ति हमारा ये गुरु आदि 20 गुण के जान लेगा, वही व्यक्ति नाड़ी में जो 20 गुण होता है वो जान लेगा। ये नाड़ी जो है बिल्कुल सिखाया जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वैद्य गुरु दर्शन सर्च करिए। वहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों का फीडबैक डाल रखा है, जिनको जो समस्या थी एक्यूरेट बताया गया। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है एक अच्छे नाड़ी वैद्य बन सकते हैं। आप जो है 80-90% जो है रोग का निदान नाड़ी देख करके कर सकते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक। यस, तो आपका प्रश्न हो गया। और किसी का कोई प्रश्न है? बहुत लोगों का हैंड रेज है। रीना कंबोज, सनी कुमार, सुरेंद्र कुमार, बताइए जी आपका प्रश्न। बिल्कुल, नाड़ी आप सीख सकते हैं और सिखाया भी जाएगा। वो जो है इसके लिए मोबाइल नंबर थोड़ा फिर से बता दीजिए, नोट डाउन कर लें हम। बिल्कुल बिल्कुल, शेयर है, स्क्रीन पे शेयर है, नोट डाउन कर लीजिए। और बताइए कि कोई भी साथी का प्रश्न है तो। गुरु जी, जो आप कह रहे हैं औषधि निर्माण है, जड़ी बूटी पहचान ऑनलाइन ही सिखाई जाएगी, ऑफलाइन भी बोला आपने, बिल्कुल। तो ऑफलाइन कहाँ पे? हाँ, जैसे लोग हाँ, स्टेट जी। जैसे आप कहाँ से हैं बहन जी? मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली से। देखिए, यदि आपके अंदर तीव्र इच्छा है कि हम सीखें, जड़ी बूटी पहचानें, और वास्तव में देखा जाए तो जड़ी बूटी से लगाव वैद्य को या फिर लोगों को होनी ही चाहिए। तो हमारा चिकित्सालय मध्य प्रदेश सागर जिला में है, और हमारे नज़दीक बंडा का जंगल है जो बहुत ही विस्तार है, और यहाँ पे तमाम
यहाँ तक कि चित्रक हो गया, सुगंधा शतावरी, तो साधारण चीज़ें, यहाँ अष्टवर्ग की औषधियाँ जैसे जीवक आदि भी मिलता है, शिलाजीत मिलता है, बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं, 10 मूल की औषधियाँ, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं जो मिलती भी नहीं है बाजार में ढूंढने पे, जैसे पाठा नहीं मिलती है कहीं भी, लेकिन इस जंगल में मिलता है। तो हम जड़ी बूटी परिचय आपको सीधा जंगल में करवा सकते हैं। बाकी हमारा सब मतलब सिलेबस में है, ऑनलाइन तो जितना भी होगा हम करते ही रहेंगे। इसका पहचान, गुण धर्म, उपयोग सब बताया जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं तो रखेंगे 7 दिन का ट्रेनिंग सभी साथियों के लिए, ठीक है। तो सभी उस समय आएंगे और अपना प्रशिक्षण भी लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने नंबर नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में पंचगव्य भी बोला था, लेकिन अभी सिलेबस में मैं देख पा रही हूँ कि पंचगव्य का नाम कहीं है नहीं। हाँ, जैसे पंचगव्य, हाँ देखिए, इसमें जब हम आपको पंच तत्व, पंच भौतिक तो जब बताया जाएगा तो यहाँ पे जो है पंचगव्य का भी चर्चा किया गया है, जो बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं, पर क्या है कि जितना ज़रूरत है हमें, यानी कि जो पंचगव्य कहे जाते हैं, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आजकल पंचगव्य की विशेषता तो वैसे है, बहुत ज़्यादा महत्व है, पर क्या है कि अवेलेबल नहीं है और कुछ रोगी का भी इरादा नहीं होता है पंचगव्य का, लेकिन पंचगव्य इसमें है सिलेबस में, ठीक है, रखा गया है टॉपिक। अभी आगे आ गया है ना, दिखाने वाला हूँ सभी को। और सुरेंद्र कुमार जी, आपका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते। गुरुजी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आप ये डिप्लोमा बता रहे हो डी फार्मेसी का, ये रेगुलर मोड में है या डिस्टेंस मोड में है या ऑनलाइन मोड में है, कैसे है? देखिए, ये डिस्टेंस मोड में है, यानी कि ऑनलाइन क्लास होगी और बाकी आपका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा सर? पंजाब यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ जी। और सर्टिफिकेट होगा मां ममता मेडिकल कॉलेज जयपुर से। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी से हाँ, है। जो भी इंटरेस्टेड हैं डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट में, मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट करिए। पर्सनल कॉन्टैक्ट कौन से नंबर पे सर? स्क्रीन पे फिर से शेयर कर देता हूँ, सभी नोट कर लीजिए। सभी ने नंबर नोट कर लिया होगा और आज आपको लिंक मिला होगा, अगर भविष्य में ना मिले तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नंबर ये नोट करके अपना व्हाट्सअप करना है, आपको रेगुलर लिंक मिलता रहेगा, एडमिशन भी होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अष्टांग हृदयम के बारे में अब चर्चा करते हैं। अब अष्टांग हृदयम देखिए, ये जो सिलेबस है, अष्टांग हृदयम क्या है, बार बार आप सुन रहे हैं अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदयम, ये क्या है? और आपने इससे पहले भी सुना होगा अष्टांग हृदयम, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, बहुत ही फेमस नाम है। अष्टांग हृदयम है क्या, क्या है ये अष्टांग हृदयम? तो इसमें 2 शब्द देख रहे होंगे, अष्टांग और हृदयम। इसके अलावा बाघभट्टोक्त आयुर्वेद आप तो देख ही रहे हैं। बाघभट्ट ऋषि का नाम है आयुर्वेद, इस चिकित्सा पत्ते का नाम है। अष्टांग हृदयम क्या है? और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक पुस्तक है अष्टांग हृदयम, जो एक ग्रंथ है, पुस्तक ना कहेंगे, ग्रंथ है। तो ये क्या है? तो देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद के जो हम चिकित्सा पत्ती जिसकी वर्णन हम करने वाले हैं आज से, तो आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। चिकित्सा के 8 अंग जो हैं, मतलब चिकित्सा करने का जो आयुर्वेद के जो पद्धति है उसमें 8 अंग हैं, है ना, पार्ट्स हैं। इनमें सबसे पहला है, और मैंने ये जो पीडीएफ तैयार किया है, मैं चाहता तो पूरा के पूरा जो है डिजिटल बनाता, यानी कि पूरा के पूरा मैं टाइपिंग करके करता, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि जितने भी साथी जुड़े हैं सभी बिगनर ही होंगे और पहली बार क्लास ले रहे होंगे और उतनी समझ नहीं रखते हैं आयुर्वेद में या फिर इस फील्ड में या फिर अष्टांग हृदय में। इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है, ना ज़्यादा संक्षेप बनाया, ना ज़्यादा विस्तार बनाया है, ना ज़्यादा कठिन बनाया, ना ज़्यादा सरल बनाया है। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये मतलब कॉपी पेस्ट करने का काम किया है कि जो किताब में, जो ग्रंथ में, जो आप देख रहे हैं अष्टांग हृदयम जो बुक है, इसी में से हमने क्या किया, फ़ोन से इसको ले करके कैप्चर करके और हमने यहाँ पे पेस्ट किया, अपने पीडीएफ में करवाया है, ताकि जो वहाँ पे है आप वही जो है इस क्लास में देखें और आपको एक अनुभव प्राप्त हो कि हाँ
जो वैद्य जी बात कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में वर्णन है। और मान लीजिए मैं अलग से टाइपिंग कर देता तो क्या होता, कॉपी पेस्ट तो होता, लेकिन आपको लगता है ये तो अपने मन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ कि आयुर्वेद के 8 अंग। तो यहाँ से सुधीर जी अब जो है पढ़िए आयुर्वेद के 8 अंग। जी, आयुर्वेद के 8 अंग हैं। पहला नंबर में काय चिकित्सा, दूसरा नंबर में बाल तंत्र चिकित्सा, तीसरा नंबर में ग्रह चिकित्सा, चौथा नंबर में आपको ऊर्ध्वांग चिकित्सा, पांचवा नंबर में है शल्य चिकित्सा, इस छठा नंबर में दृष्टा विष चिकित्सा, सातवां नंबर में जरा चिकित्सा, आठवां नंबर में वृष चिकित्सा। ये 8 अंग कहे गए हैं। इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। देखिए क्या कहना चाहते हैं भागवत ऋषि कि आयुर्वेद के 8 अंग हैं, इसका डिटेल हम आगे करेंगे। जो 8 अंग है इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। जैसे कोई बच्चे बीमार पड़ गया तो उसके लिए बाल तंत्र है, किसी का जो है पेट खराब हो गया उसके लिए काय चिकित्सा है, किसी को जैसे आपने सुना होगा भूता आदि है ना, भूतावेश आदि है ना, भूत प्रेत आदि, तो वो जो ग्रह चिकित्सा में है। ये सब टॉपिक में रहेगा। शल्य चिकित्सा, किसी की सर्जरी आदि करना है तो शल्य चिकित्सा है इसके लिए। ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग मतलब होता है कि ऊपर की अंगों की चिकित्सा, जैसे आँख, कान, नाक, गला। दृष्टा चिकित्सा यानी विष चिकित्सा। देखिए अभी वर्षा ऋतु है तो बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, सर्प काट लिया, बिच्छू काट लिया, ततैया काट लिया। हमारे एक गौशाला के कर्मचारी हैं राजा भैया, इनको लगातार कल और आज दोनों दिन, मतलब कल भी काटा, आज भी ततैया मतलब लड़ गया। तो इसका उपचार कैसे है, तो ये सब जो है विष चिकित्सा में बताया गया है, अंगद तंत्र में बताया गया है। इसी प्रकार से जरा चिकित्सा यानी कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो उसमें क्या है, डिजनरेट हो जाती है शरीर, हर चीज़ पुरानी हो जाती है। जैसे गाड़ी नहीं होती तो अच्छी चलती है, पुरानी होने पे कबाड़ा हो जाता है। तो शरीर भी क्या होता है, कबाड़ा होता है, एक दिन क्षय होता है, इसलिए तो नाम शरीर है। शरीर मतलब जो क्षय हो रहा है प्रतिदिन शरीर, तो ये क्षय हो जाता है। इस कारण से ऐसे आयुर्वेद में ऐसे चीज़ बताया गया है कि बूढ़ों की चिकित्सा के लिए अलग व्यवस्था किया गया, बच्चों के लिए अलग किया गया है ना। बूढ़ों के लिए इसलिए क्योंकि उनको ताकत की चीज़ें चाहिए ताकि शरीर और जो भी सेल है रीजनरेट हो। तो उसका जो है वर्णन जरा चिकित्सा में किया गया है, रसायन तंत्र में। और एक है वृष चिकित्सा, बाजीकरण। कुछ ऐसे भी देखते होंगे दंपति जो संतान पैदा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बाजीकरण नाम के तंत्र में वर्णन किया गया है। तो यही आयुर्वेद के 8 अंग है, इसी को हम अष्टांग कहते हैं। अष्टांग समझ लिए। और हृदयम क्या है, तो आगे पढ़िए सुधीर जी। हृदयम, अष्टांग हृदयम। जी हाँ, सही। अष्टांग हृदय ग्रंथ में ऐसा है जैसा मानव शरीर में हृदय होता है, ये ऐसा स्वयं ग्रंथकार ने इसी ग्रंथ के उत्तर स्थान में कहा गया है। जी आगे भी पढ़ दीजिए फिर समझ। अच्छा। हृदयमिव हृदय में तत्, अति विस्तृत ग्रंथ सरलता से सबके समझ में नहीं आता है, अतएव यह ग्रंथ सर्व सामान्य के लिए बुद्धिगम्य होगा सोचकर ही इसकी रचना की गई है। अन्य प्राचीन संहिताओं की तुलना में अष्टांग हृदय का प्रचार प्रसार भी अधिक है। देखिए अष्टांग हृदयम ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जैसे मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हृदय। यदि हृदय रुक गया तभी तो हम समझते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है ना। तो शरीर में जितना महत्व हृदय का है, ठीक इसी प्रकार से जितने भी ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, जितने भी शास्त्र हैं, उनमें ये जो ग्रंथ है जो मैं अभी आगे कोर्स में जो बताने वाला हूँ, ये जो ग्रंथ है ये क्या है, सभी ग्रंथों का हृदय स्वरूप है। ऐसा भागवत ऋषि स्वयं कहा है उत्तर स्थान में 40वें अध्याय के 89वें श्लोक में, 90वें श्लोक में कहा है कि हृदय में तत्, यानी कि ये क्या है कि हृदय है। जैसे मानव शरीर में हृदय होता है महत्वपूर्ण, ऐसा ही सारे ग्रंथों का जो है ये हृदय स्वरूप है, इसलिए इसका नाम हृदय है। ऐसा भी है
कि जो बहुत ज़्यादा विस्तार ग्रंथ है, जैसे चरक संहिता बहुत विस्तार ग्रंथ है, तो वो सरलता से समझ में नहीं आता है। इस कारण से जो अष्टांग हृदय की रचना किया गया है वो बुद्धिगम्य है, सोच समझ के रचना किया गया है, और अष्टांग हृदय का प्रचार भी अच्छा बहुत ज़्यादा है ना। और आप इसका रेफरेंस देखना चाहते हैं तो नीचे में जो आप ये देख सकते हैं, हृदय में तत् है ना, ये अष्टांग हृदय का सबसे अंतिम सूत्र है, जहाँ पे भागवत ऋषि ने स्वयं कहा है। और जो ग्रंथ है यही आप जो देख रहे हैं ये ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ जो भी साथी मंगाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है सुधीर गुप्ता जी हैं, वो हेल्प करेंगे आपको कि ये ग्रंथ कहाँ से मिलेगा। ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं या फिर देहाती बिग डिपो से सुधीर जी ऑनलाइन अवेलेबल करवाते हैं, तो घर बैठे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। सभी को ज़रूरी है कि अपने घर में गीता रामायण तो रखते ही हैं, एक स्वास्थ्य का भी ग्रंथ रख लिया जाए ताकि जो है घर में बीमारी नहीं आए, है ना। तो ये अष्टांग हृदय जो है आयुर्वेद की गीता है, हम आगे करने वाले हैं इसके डिटेलिंग। तो अब आगे पढ़िए सुधीर जी, है ना। वाई रीड ओनली अष्टांग हृदयम, चलिए मैं ही बता देता हूँ। वाई रीड ओनली अष्टांग हृदयम, कि हम लोग जो है अष्टांग हृदय क्यों पढ़ें, या हम लोग केवल अष्टांग हृदय क्यों पढ़ें। बहुत सारे शास्त्र पढ़ना है लेकिन अष्टांग हृदय पहले पढ़ना है, और इसको ही क्यों पढ़ना है। जैसे और भी संहिता है आयुर्वेद की, पर अष्टांग हृदय क्यों पढ़ना है, वाई रीड ओनली अष्टांग हृदयम। तो इसके बारे में सुधीर जी पढ़िए आगे। ऋषि यदि आप लोगों की, यहाँ से पढ़िए जी। यदि आप लोगों की प्रीति ऋषि प्रणीत ग्रंथों में ही है तो चरक सुश्रुत को छोड़कर ऋषि प्रणीत रचित भेड़ संहिता आदि को क्यों नहीं पढ़ा जाता। इसका समाधान एक ही है, सुभाषित चिकित्सा शास्त्र संबंधी उत्तमोत्तम सर्वज्ञ ज्ञान युक्त साहित्य जिसमें प्राप्त हो उसका ग्रहण करना चाहिए। देखिए मैंने जैसा कि बताया है कि आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कश्यप संहिता, भेल संहिता, है ना। तो बहुत सारे संहिता है, तो उसको हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, या फिर अष्टांग हृदय में क्यों पढ़ें, ऐसा समझिए। तो इसका उत्तर फिर से महर्षि भागवत ऋषि कहते हैं कि ऋषि प्रेते, यदि आपकी रुचि ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ पढ़ने की आपकी प्रीति है, रुचि है, तो आप जो है चरक संहिता, भेल संहिता भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है कि लोग वही पढ़ता है ना जो सुभाषित है, जिसको पढ़ने में क्या है आसान है, जो पढ़ने में आसान है उसी को तो पढ़ते हैं। तो इसलिए महर्षि भागवत ऋषि देखिए जिस प्रकार से गीता में अर्जुन के सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक इसी प्रकार से आम आदमी का या चिकित्सक का जो है सारे कंफ्यूजन महर्षि भागवत ऋषि स्वयं कर रहे हैं। तो अभी जो है आगे पढ़िए, और आगे हम महर्षि भागवत का परिचय भी बताने वाला हूँ। तो आयुषो वेदम, यहाँ से पढ़िए सुधीर जी। आयुषो वेदम, आयुष संबंधी वेद आयुर्वेद। यहाँ संबंध का अर्थ है पाल्य पालक भाव। जैसा कि आचार्य ने अष्टांग संग्रह में कहा है, आयुष पालकम वेद मुपो वेद मथर्वर्ण, अर्थात अथर्ववेद का ही उपवेद यह आयुर्वेद है जो आयु की रक्षा के उपदेशों का उपदेष्टा है। चलिए ठीक है। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि आयुर्वेद जो है अथर्ववेद से निकला है, और एक दिन मैं प्रमाणित भी कर दूंगा। हालांकि जो 8वें बैच में जो स्टूडेंट थे, मैंने एक दिन क्लास लिया था, इसमें वेद मैंने आयुर्वेद और अथर्ववेद को हमने कंपेयर किया था, यानी कि इसको एक दोनों को एक साथ रखा था मैंने, और इसको मैंने प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का ही उपवेद है। और इसके बारे में महर्षि भागवत खुद भी लिखते हैं अष्टांग संग्रह में। इसका जो रेफरेंस है पहला अध्याय 10वां सूत्र है, इसमें लिखा गया है
कि आयुषा पालकम वेदमु वेदर्थना, मतलब जो आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपवेद है, और अथर्ववेद में मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा जड़ी बूटी का जो है मैंने वहाँ से निकाला है, जो आप सभी को जो बताने वाला भी हूँ, है ना। शतावरी के बारे में बताया गया है, पाठा के बारे में बताया गया है, निततनी के बारे में बताया गया है, साल परने मास परने के बारे में बताया गया है, बहुत सारे अनेकों औषधियों के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही रिजल्ट, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। तो बहुत सारी औषधियों का जिक्र अथर्ववेद में है, केवल औषधियों के नहीं बल्कि चिकित्सा पद्धति का भी इसमें वर्णन है। तो सभी जो डिटेल हम अथर्ववेद से भी करेंगे, जिसके लिए आप सभी को जो है क्लास लगानी है, 6 महीना निरंतर क्लास लगानी है, और यदि क्लास आगे भी बढ़ता है तो आपको क्लास लगानी है, ताकि आप जो है ना, ये तो पहला लेवल है समझ लीजिए, दूसरा लेवल भी आपका होगा। तो ये है महर्षि भागवत का कहना है कि इधर उधर बिखरे हुए प्राचीन तंत्रों में से जो जो उत्तम है उसको लेकर के हमने जो संग्रह किया है, प्रस्तुत संग्रह ग्रंथ का नाम अष्टांग हृदयम है ना। इसमें प्राचीन तंत्रों में वर्णित विषय ना ज़्यादा संक्षेप से है ना ज़्यादा विस्तार से है। इसके बारे में महर्षि भागवत ऋषि फिर से अष्टांग हृदयम के पहले अध्याय में 4थे सूत्र में किया है, जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। क्रियते अष्टांग हृदयम नाते संक्षेप विस्तरम, लिखा गया है कि क्रियते अष्टांग हृदयम, कि मैंने जो अष्टांग हृदयम की रचना किया है, मैंने जो ग्रंथ बनाया है, नाते संक्षेप विस्तरम, ना अति संक्षेप, ना ज़्यादा संक्षेप में है ना ज़्यादा विस्तार से। तो बताइए अच्छा है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा विस्तार से भी नहीं है, ना ज़्यादा संक्षेप में है। तो अब आगे बढ़िए, और अब हम जानते हैं अष्टांग हृदयम पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सुधीर जी यहाँ से पढ़िए थोड़ा। अष्टांग हृदयम पढ़ना क्यों जरूरी है? आज के समय में हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम बीमार पड़ते ही डॉक्टर और दवाइयों की तरफ जाते हैं। केवल डॉक्टर और दवा से बीमारियां ठीक नहीं होती। अगर डॉक्टर और दवाइयां से ही बीमारी ठीक होती तो आज अपने देश में ना डॉक्टर की कमी है ना दवाइयों की। लेकिन फिर भी लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे? लोग 10, 15, 20 साल तक शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द और अन्य रोगों की दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन ना रोगी को ना ही डॉक्टर को पता कि बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही और कब तक दवा खानी है, कब दवा बंद होगी या होगी कि नहीं होगी। जी चलिए देखिए, पढ़ना क्यों जरूरी है अष्टांग हृदयम, इसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। ऐसा है कि रोगी क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं, या फिर समाज स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है? ना डॉक्टर की कमी है ना दवाइयों की कमी है, भरमार है। डॉक्टर भी बहुत हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी तो बहुत हैं, है ना। फिर भी डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, ना दवाइयों की कमी है, किसी भी प्रकार की दवाई कमी नहीं है, तो बीमारियाँ क्यों नहीं ठीक हो रही है? और लोग क्या है 10-15 साल से 20 साल से शुगर की, थायराइड की, जोड़ों के दर्द की, घुटने दर्द की, है ना, और तरह तरह के शुगर की, बीपी की, थायराइड की दवाइयाँ खाते ही रहते हैं, गैस एसिडिटी के खाते ही रहते हैं। जबकि दवाइयों पे साफ साफ लिखा रहता है एसी लॉक आदि पे कि ये जितने भी एलोपैथी दवाइयाँ हैं इमरजेंसी केस में लेना चाहिए, 2 से 3 दिन लेना चाहिए या 2 से 3 बार लेनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, गैस की दवाइयाँ एसी लॉक कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, जबकि इसको खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो गैस की दवाइयाँ खाते हैं बस एक ही काम करिए, अपना हेतु निकालिए कि चाय पीने की वजह से हो रहा है, चाय बंद। अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे लोग भी कहाँ से ठीक करेगा? नहीं करेगा ना। तो कोई भी दवाइयाँ नहीं कर सकता जब तक आपका कारण, रोग और रोग का कारण नहीं आपको पता, और कारण पता है अभी नहीं बंद कर रहे हैं, तो रोग को ठीक करना ना हमारी बस की बात है ना ब्रह्मा की बस की बात है। तो उसके बारे में महर्षि भागवत ऋषि कहा भी है कि ऐसे रोगी को इलाज नहीं देना है। तो ऐसा ही है कि लोग जो है दवाइयाँ खा रहे हैं, और दवाइयाँ कब बंद होगी कि नहीं होगी ये ना डॉक्टर को पता ना रोगी को पता, तो ये समाज को क्या पता है। तो आगे हम इसलिए क्या है, इन परिस्थितियों को समझते हुए अष्टांग हृदयम भागवतोक्त आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, यानी कि हमारे टीम के जो वैद्य हैं, इस पे कार्य करते हुए आयुर्वेद ग्रंथों में जो ऋषियों के बताए गए स्वास्थ्य के जो नियम हैं
इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमारा शरीर खाने से चलता है। कौन कौन मानते हैं कि हमारा शरीर जो है दवाइयों से चलता है, और कौन कौन मानते हैं जो हमारा शरीर भोजन से चलता है? या फिर आप जो ठीक होंगे दवाइयों से ठीक होंगे या फिर भोजन को सही करके ठीक होंगे? तो हमारा तो यही मानना है, और भागवत ऋषि यही बताते हैं कि हमारा शरीर भोजन से चलता है और हमारा शरीर भोजन को सही करके ही ठीक हो सकता है। तो अष्टांग हृदय भागवतोक्त आयुर्वेद के वैद्य जो हैं, जो भी रोगी आता है उनका हेतु निकालते हैं, उसका कारण निकालते हैं, किस कारण से हो रहा है, तो उनका भोजन में परिवर्तन करते हैं। क्योंकि हमारा शरीर खाने से चलता है, ना कि दवाइयों से चलता है। दवाइयों से कब तक चलेगा? दवाइयाँ हेल्प करती है। तो जब खाना पेट में जाकर के दो ही काम करता है, या तो खाना पचता है या तो सड़ता है। और जब खाना शरीर में जाकर पचता है तो शरीर में लगेगा, और यदि सड़ता है तो बीमारियां पैदा करता है। सही है कि नहीं है? तो भोजन ऐसा करना है, पेट भरने के उद्देश्य से नहीं करना है ना। हमारा जो भोजन करने का उद्देश्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन आज के समय में देश के 90% से ज़्यादा जनसंख्या को पता ही नहीं है कि आप खाना क्यों खाते हैं। आपका खाना पच रहा है या सड़ रहा है, पता ही नहीं है। लेकिन मैं आज ही के टॉपिक में मैं बता दूंगा कि आपका खाना पच रहा है कि सड़ रहा है। आप कल ही परीक्षण करना। आपका खाना पच रहा है या सड़ रहा है, आप कैसे परीक्षण कर सकते हैं? आप घर बैठे कर सकते हैं। कोई भी लैब जाने की, लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही सबसे बड़ा लेबोरेटरी है, आप जांच कर सकते हैं आपके खाना पच रहा है या सड़ रहा है। ठीक है जी, तो आगे बढ़िए। सुधीर जी यहाँ से पढ़िए। जब खाना ही पेट में जाकर जब खाना ही पेट में जाकर सड़ेगा तो बीमारियां पैदा होगी। तो दवाओं से बीमारियां कैसे ठीक होगी? क्योंकि खाना हम दिन में 3 समय और सालों साल खाते हैं। अब जब बीमारी पैदा करने वाले कारण चलते रहेंगे तो किसी भी रोगी को किसी भी पैथी का डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। अष्टांग हृदय भागवत आयुर्वेद के वैद्य रोगियों को बीमारियों के सामान्य कारण जैसे खाना केवल खाना नहीं है, बल्कि उसको पचाना बहुत जरूरी है। पचाने की दृष्टि से ही खाना है, पेट भरने मात्र के लिए नहीं। साथ ही आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजनचर्या, आहार विहार जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं तो वह सब ठीक करवाते हैं। साथ ही आज के समय में चीनी, मैदा, रिफाइन तेल, आयोडीन नमक, जहरीले पेस्टिसाइड, खाद दवाई से तैयार प्रतिदिन के खाद्य पदार्थ जो आज के समय में हर बीमारियां की जड़ है। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, आप म्यूट करिए। तो जैसा कि जब खाना पेट में जाकर सड़ेगा तो बीमारी पैदा होगा, तो दवाई इसको कैसे ठीक कर सकता है, या डॉक्टर इसको कैसे ठीक कर सकता है, वैद्य इसको कैसे ठीक कर सकता है? तो सबसे महत्वपूर्ण है भोजन को पचाना, ना कि भोजन ज़्यादा खाना। भोजन को पचाना, तो भोजन को पचाने के लिए बताया गया है, क्योंकि सभी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं, भागवत ऋषि का एक सूत्र है, याद रख लीजिए, रोगा सर्वे अपि अग्निमंदो, कि रोग तभी होता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, कब्ज से लेकर के कैंसर तक, जितनी भी बीमारी हैं, अग्निमंद पड़ने से ही होता है। तो बस अपने अग्नि की रक्षा करना है ना। अग्नि की रक्षा करना है, अग्नि आपकी रक्षा करेगा। अग्नि रक्षितो रक्षिता, जैसे धर्मो रक्षिते रक्षिता होता है, इसी प्रकार से आयुर्वेद में अग्नि रक्षितो रक्षिता, ये भी सूत्र याद रखिए कि आप अग्नि की रक्षा करिए, अग्नि आपकी रक्षा करेगा। अग्नि क्या है? तो पेट की जठर अग्नि, पेट की जठर अग्नि, धातुओं की धात्वाग्नि, और महाभूतों की पंच महाभूतों की भूता अग्नि, यही है। टोटल 13 अग्नियां होती है शरीर में, यही 13 अग्नियों का खेल है, इसको समझना है। वो टॉपिक है अपना, क्लास में आगे डिटेल से इसकी चर्चा होगी। तो अपनी अग्नि की रक्षा करिए, अग्नि आपकी रक्षा करेगा। तो जो साथ ही आज के समय में जो जहर है, चीनी, मैदा, रिफाइंड, ये सब तो जहर है। तो इन दवाइयों से, खाद्य दवाइयों से जो तैयार खाद्य पदार्थ है, ये सब क्या है? बीमारियों की जड़ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज करवाते हैं। अब चूंकि समय हो गया है, लेकिन बस क्या है कि
10 से 5 मिनट और टाइम लेते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमें भी क्लियर करना है, क्योंकि पहला भी दिन था। तो चूँकि लास्ट है, तो अभी सभी साथी से निवेदन है कि लेफ्ट ना हो, बस 10 मिनट और समय दीजिए। आज का जो है प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं। तो जो अभी साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टांग हृदय चिकित्सक को क्यों पढ़ना चाहिए, हमने इसमें कैटेगरी बनाया है कि इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसको क्यों पढ़ना है। तो चिकित्सक को क्यों पढ़ना चाहिए ये ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं हम जो है नाड़ी परीक्षण करते हैं, और नाड़ी परीक्षण के दौरान आपके 90% बीमारियों का इलाज हम बीमारियों का कारण बीमारियां बताते हैं। जैसे आपके लीवर में क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, फैटी लीवर कितने, कहीं कोई दर्द है क्या घुटना में, कमर में, यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है कि नहीं है, नाड़ी से स्पष्ट पता चलता है ना। HIV, एड्स या फिर थायराइड तो जो भी यदि इसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, मैं इसको 2 घंटे में बता सकता हूँ, नाड़ी सिखा सकता हूँ 2 घंटे में कि थायराइड रोगी को कैसे जो है डायग्नोस करना है नाड़ी देख करके। 100%, मान लीजिए 1-2% नहीं भी होता है तो अलग बात है, लेकिन वो सीख सकता है। हर एक बीमारी का अलग अलग होता है थोड़ा, लेकिन थायराइड के रोगी को, और कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ है 2, या फिर जिसका किसी हार्ट में समस्या है, ये 2-3 बीमारी ऐसे है कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे में नाड़ी सीख सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो सिखाया जाएगा। तो चिकित्सक को, डॉक्टर को, प्रैक्टिशनर को अष्टांग हृदय ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सुधीर जी बताइए। यहाँ से चिकित्सा के 4 पाद। जी, चिकित्सा के 4 पाद हैं। चिकित्सा कर्म के 4 पाद चरण या विभाग माने जाते हैं। जैसे एक में भीषक, वैद्य या चिकित्सक, दूसरा नंबर में द्रव्य यानी मैनफल आदि वमन कारक अर्थात शोधन द्रव्य, गुरुच आदि समन द्रव्य तथा बस्ती आदि शोधन उपकरण। तीसरा में है उपस्थाता यानी कि उपशमीपे तिष्ठति परिचारक, जो रोगी के पास में रहकर उसकी देखभाल करे, उसे उठाए, बैठाए, खिलाए, पिलाए तथा मल मूत्र करने में सहायता करे। और चौथा नंबर में रोगी। इन चारों में प्रत्येक में 4-4 गुण होने चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे जो स्क्रीन शेयर किया गया है ये रेफरेंस महर्षि भागवत ऋषि अष्टांग हृदय ग्रंथ का है, जो आप देख सकते हैं। 27वां सूत्र है ये अष्टांग हृदय पहले अध्याय का सूत्र स्थान का। इसमें 4 ही चीज बताया गया है और चारों के 4-4 गुण हैं। रोग ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। स्वस्थ जो है व्यक्ति जैसे बीमार पड़ जाता है तो फिर से वो पूर्ण स्वस्थ क्यों नहीं हो पाता है, रोगी क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि 4 लोग हैं चिकित्सा में, हमारे चिकित्सा में 4 लोग सम्मिलित होते हैं। पहला है चिकित्सक, प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, वैद्य। दूसरा है औषधि, मेडिसिन। तीसरा है परिचारक। परिचारक मीन्स जो रोगी के समीप रहता है हमेशा, समझ रहे हैं, नर्स इसको कह ले, देखभाल करने वाला। और चौथा स्वयं रोगी। तो 4 लोग हैं चिकित्सा में सम्मिलित, और चारों में 4-4 गुण होनी चाहिए। चारों में 4-4 गुण होनी चाहिए। तो ये क्या क्या गुण होनी चाहिए, चिकित्सक में क्या गुण होनी चाहिए, वैद्य यानी कि डॉक्टर में क्या गुण होनी चाहिए, औषधि में कौन सा गुण होनी चाहिए, इसके बारे में इसका है वर्णन। तो वैद्य के 4 गुण यहाँ आपसे पढ़िए सुधीर जी। जी, वैद्य के 4 लक्षण। 1 नंबर में दक्ष यानी कि चिकित्सा क्रम में कुशल होनी चाहिए। दूसरा तीर्थ यानी आचार्य से शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो। तीसरा है दृष्ट कर्मा, चिकित्सा की विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो। और चौथा नंबर में जो शुचि यानी शरीर तथा आचरण से पवित्र हो। देखिए यहाँ पे डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक का लक्षण बताया गया है। अब यहाँ पे आप डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, तो आप समझिए। और जो यहाँ पे आम आदमी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी समझना है कि कैसे वैद्य और डॉक्टर के पास जाना है हमें। तो सबसे पहला दक्ष की बात किया गया है कि जो चिकित्सा कर्म करने में कुशल हो गया हो। तीर्थ हो, आचार्य हो, यानी कि जिसने शास्त्र को पढ़ा हो,
आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़ा हो, दृष्टकर्मा हो, जो चिकित्सा के विधियों को अनेक बार कर चुका हो। जैसे कि हमारे देख सकते हैं कायरोप्रैक्टिशनर जी हैं डॉक्टर राकेश रंगारी जी, कई प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को थेरेपी दे चुके हैं। हम खुद जो है बहुत सारे कम से कम अब तक जो है अपने जब हम पढ़ाई के दौरान लगभग 7 से 8 हज़ार रोगियों को जो है हमने ट्रीटमेंट किया अपने आचार्यों के साथ में रह करके। और इसके बाद जब हम स्वतंत्र रूप से चिकित्सा करने लगे तो अब तक जो है लगभग 1800 रोगियों का नाड़ी परीक्षण और उनको चिकित्सा दे चुका हूँ। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो है दक्षता आई, कुशलता आई, और हम प्रतिदिन जो है शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अष्टांग हृदय शास्त्र के 1 से 2 अध्याय डेली अध्ययन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। और इसके साथ साथ में जो है हम जो है कोशिश करते हैं कि हम जो चिकित्सा कर रहे हैं इस चिकित्सा में जो है हमारा जो है कोई दूसरा उद्देश्य ना हो। हमारा पहला उद्देश्य रोगी ठीक हो। अब जो है रोगी के 4 गुण ये बताया गया है। रोगी के 4 गुण। अष्टांग हृदयम को क्यों पढ़े, रोगी को अष्टांग हृदयम क्यों पढ़ना चाहिए, अर्थात रोगी के क्या है गुण, इसके बारे में बताइए सुधीर जी। जी, रोगी के 4 लक्षण आद्य यानी कि धन जन आदि से संपन्न। दूसरा नंबर में है विषग्वस्य, वैद्य की आज्ञा अनुसार औषध तथा पथ्य सेवन करने वाला। तीसरा में ज्ञापक, अपने सुख दुख कहने में सक्षम। चौथा सत्वान यानी कि मानसिक शक्ति संपन्न, अर्थात चिकित्सा काल में होने वाले कष्टों से न घबराने वाला। रोगी के 4 लक्षण बताया गया है। देखिए, चिकित्सा वही ले पाता है जो धन आदि से संपन्न रहता है। अब वो जमाना भी नहीं है ना, और जहाँ पे चिकित्सा बिल्कुल पहले के ज़माने में निःशुल्क होता रहा होगा। हमें शास्त्रों में से पर यही पता चलता है कि भागवत ऋषि खुद लिखा है कि रोगी के 4 लक्षण, यानी कि सबसे बड़ा धन क्या है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि स्वास्थ्य आपका कुछ गया तो यानी कि लगभग समझ रहे सब मतलब कुछ गया, कहा गया है ना कि आपका धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि आपका चरित्र गया तो सब कुछ गया। कैरेक्टर इज लॉस, ऑल इज लॉस, ऐसा ही बताया गया है। तो हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, एंड वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, है ना, तो ऐसा ही बताया गया है। तो आइए जानते हैं। आज सबसे ज़रूरी है चिकित्सा के लिए कि लोग जो है फालतू खर्च करते हैं लेकिन चिकित्सा में खर्च नहीं जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इशारा है कि चिकित्सा में कंजूसी ना करो, निकालो धन आदि को निकालो, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, ये बताया जा रहा है। और वैद्य की आज्ञा अनुसार चलने वाला हो, पथ्य का सेवन करने वाला हो, दुख सुख कहने वाला हो अपना, और शांतवान हो, यानी कि जब हम चिकित्सा दें तो उस समय घबराने वाला ना हो, है ना। तो ये इसमें बताया गया। ये जो है सूत्र अष्टांग हृदयम का ही है, जो 29वां सूत्र है ये, तो सभी का रेफरेंस के साथ दिया गया है। अब रोगी के परिवार को क्यों पढ़ना है, अष्टांग हृदयम क्यों पढ़ना है रोगी के परिवार को, तो आइए जानते हैं। यानी कि परिचारक को, जो रोगी को देखभाल करता है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए। ये देखिए, अभी जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, हालांकि ये पहले आयुर्वेद में अपना कदम रखें, ये सिंपल स्टूडेंट हैं, मनीष मौर्य जी हैं, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। सिंपल स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने बहुत चीज़ अध्ययन किया, और आज ये जो है थेरेपिस्ट बन गए हैं, पंचकर्मा करते हैं और पंचगव्य का भी ट्रेनिंग देते हैं ये। और जब भी इनके घर में कभी भी कुछ दुख होता है, तुरंत हमको फ़ोन मिलाते हैं, या खुद अपने बुद्धि से जो है रोगी का इलाज करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक परिवार में तो कम से कम एक स्वास्थ्य रक्षक होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं तैयार, है। हर एक परिवार में जो एक एक स्वास्थ्य रक्षक होगा तो पूरे संपूर्ण परिवार की रक्षा होगी। तो ऐसा हमारे मनीष मौर्य जी और भी इसमें अभी ग्रुप में जुड़े हुए होंगे अभी क्लास में, तो ये सभी जो है कर रहे हैं, हमें जो है आशा है। तो अभी जो है परिचारक का गुण जो है शॉर्ट में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, टाइम होता जा रहा है। ओके जी। परिचारक उपस्थता के 4 लक्षण है। अनुरुक्त, सूची, तीसरा नंबर में दक्ष, चौथा नंबर में बुद्धिमान। तो यही बताया गया है कि अनुरक्त यानी कि रोगी से स्नेह रखने वाला हो, ऐसा ना कि रोगी ना माने तो उसको मारे या फिर
उसको गलत तरीके से व्यवहार करें। स्नेहपूर्वक दवाई खिलाएं, स्नेहपूर्वक इससे व्यवहार करें। सूची यानी कि साफ सफाई का विशेष ध्यान होनी चाहिए, और दक्ष ये भी कुशल होनी चाहिए, और बुद्धिमान यानी कि समय उचित सूझबूझ ऐसा मतलब कि होनी चाहिए, सूची होनी चाहिए, है ना। ऐसा जो है हमने दिखाने का भी प्रयास किया है। अनुरक्ता हमारे चिकित्सालय में जो भी आते हैं तो क्या है कि बहुत ही है ना रोगी के साथ बिल्कुल फ्रेंडली है ना, अच्छे से बात होता है ना। कभी भी पराये की तरह नहीं करते हैं। धन नहीं भी होता है तो उनको औषधियाँ मिलता है ना, कि चलो बाद में देना, चिकित्सा के बाद देना, या फिर जैसे भी हो, है ना, ये सब किया जाता है। लेकिन आगे अपेक्षा भी किया जाता है कि कभी भी वैद्य से, और ऐसा बताया गया है वैसे तो, है ना, कि अर्च दे गो विप्र वैद्य निरिपांत थी। भागवत ऋषि खुद कहे हैं कि देवता के पास, गाय के पास, वैद्य के पास, ब्राह्मण के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं खुद इस बात को महर्षि भागवत ऋषि ने कहा है। तो तब से मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, अपने मित्र के पास भी वैसे जाते हैं कहीं, तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, चाहे फूल हो, फल हो। तो हमेशा इस प्रकार से हम भी नाड़ी देखने के फीस नहीं लेते हैं, लेकिन सगुन के तौर पे अब जो भी देंगे हमें स्वीकार है। 50 रुपया, 100 रुपया, नारियल, केला, जो भी आप हमें देते हैं हम स्वीकार करते हैं। तो आप जब भी हमारे चिकित्सालय आएँ तो विशेष ध्यान रखें, या फिर जब भी आप किसी वैद्य के पास जाएं, है ना, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सगुन के तौर पे। तो आम आदमी और विद्यार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे पहले भी कहा था कि आम आदमी और विद्यार्थी, और मैंने साधारण विद्यार्थी और गुरुकुल के विद्यार्थी में क्या अंतर है ना, यही दिखाने का मैंने प्रयास किया है कि आम आदमी क्यों पढ़े। क्योंकि शिविर का थोड़ा मैंने फोटो दिखाया है, इसमें यह है कि आम आदमी पढ़ेगा तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। अब यहाँ पे दो जो चित्र हमने दिखाने का प्रयास किया, एक ईसा कुल, नाम कैसा है, हे भगवान, ईसा कुल, ईसाइयों समझ रहे होंगे, जो क्रिश्चियन है उनके लिए कहा गया ये। ईसा कुल मतलब क्या होता है? स्कूल इसका नाम नहीं है ओरिजिनल, इसका असली नाम तो ईसा कुल होना चाहिए। और एक है गुरुकुल। जब भगवान श्री राम, याद करिए रामायण का वो दृश्य, जब भगवान श्री राम और सभी भाई जब जाते हैं वशिष्ठ ऋषि के पास, तो पहला ज्ञान जानते क्या देते हैं? मैं आप सभी को वीडियो अपलोड करूंगा कल और भेजूंगा अभी पर्सनल ग्रुप में। पहला उपदेश देते हैं कि हे राम, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि विद्या अध्ययन यस जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष तभी किया जा सकता है जब शरीर स्वस्थ होगा। और ये शरीर जो है पंच महाभूतों से बना है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल से बना है। तो इसे समझो। पहला ही उपदेश देख सकते हैं, फोटो रामायण का लगाया गया है जी। हमने बहुत ज़्यादा इस सिलेबस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है हमारे टीम ने। तो जो भी सहयोग किया है, जैसे सुधीर गुप्ता जी ने किया है, और भी हमारे जितने भी चिकित्सक हैं इन्होंने किया है, और विशेष रूप से जिन्होंने हमारा ये कोर्स को डिजाइन किया है उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ये बात है। तो गुरुकुल के विद्यार्थी हमारे भगवान श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, योगेश्वर श्री कृष्ण। उन्होंने जो है अपने शरीर को सुदृढ़ बनाया, स्वस्थ बनाया, सुदृढ़ बनाया, और मैंने कि सैकड़ों साल जिया, है कि नहीं। और एक ईसा कुल के विद्यार्थी है, देख लीजिए बेचारा, ये 16-17 साल का विद्यार्थी है, और यूरिक एसिड बढ़ गया था, और इसका जो है क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 16-17 हो गया था, मतलब कि डायलिसिस की स्थिति में चला गया। तो ईसा कुल के विद्यार्थी समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे पानी पीना है, कैसे जीवन जीना है। केवल पढ़ाई करना है, और जब एग्जाम होगा तो पेपर पे वोमिटिंग करना है, क्वेश्चन आंसर। तो ऐसा करते हैं तो यही हाल होता है। और हमारे भगवान श्री राम, हमारे पूर्वज जो गुरुकुल के विद्यार्थी होते थे, कितना भी भगवान होते थे, पहले गुरु से शिक्षा लेते थे और आयुर्वेद पढ़ते थे। आयुर्वेद रूपी ज्ञान को जान करके अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखते थे, क्योंकि कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका मतलब है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन आप स्वयं क्रमवार सफल होते जाएंगे। लेकिन यदि शरीर आरोग्य नहीं है तो क्या करेंगे? धर्म का कोई काम नहीं कर पाएंगे। कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया। तो फिर से यही बात है कि ना डॉक्टर की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, फिर भी रोगी ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? तो औषधि के 4 गुण बताया गया है। अभी आप देख सकते हैं, माँ राजराजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय की कुछ दवाइयों को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, अलग अलग कल्प है। तो 4 गुण बताए गए हैं। सुधीर जी ये टॉपिक पढ़िए और आज का जो है सिलेबस, आज का क्लास खत्म करेंगे जी।
बहुकल्प बहुगुण संपन्न योग्य। ठीक है, चलिए मैं इसको व्याख्या कर देता हूँ। देखिए, औषधि के 4 लक्षण बताए गए हैं। प्लीज़ सभी से निवेदन है कि लेफ्ट नहीं होना है, क्योंकि एंडिंग अच्छे से होना चाहिए, शानदार तरीके से। आप सभी से फीडबैक भी लेंगे और सभी से परिचय भी लेंगे। तो औषधि के 4 लक्षण बताया गया है कि बहुकल्पम, देख सकते हैं हमारे पास बहुकल्पम, कोई आसव है, कोई अरिष्ट है, कोई अर्क है, कोई तेल है, कोई घी है, कोई चूरन है, कोई चटनी है, कोई काढ़ा है, समझ रहे हैं। तो बहुकल्पम माने अलग अलग प्रकार का, गुट्टी बट्टी है, रस रसायन है, भस्म है। अब बहुगुणम, एक ही औषधि का बहुत सारा गुण हो, ऐसा औषधि होनी चाहिए। संपन्नम, जो औषधि है वो अपने गुण से क्या युक्त है। दिखने में तो लग रहा है कि ये दालचीनी है, क्या ये दालचीनी है? जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये श्रीलंका की दालचीनी है, हमारे चिकित्सालय में आता है। और जो साधारण दालचीनी जो 300-400 रुपये केजी आता है वो भारत में, लेकिन ये अपने गुणों से संपन्न उतनी नहीं होती है। और हम विशेष रूप से जो है श्रीलंका से 45 रुपये केजी मंगाते हैं, है ना। 4000 इसका रेट है, थोक में भी लेते हैं तो ये है। तो संपन्नम योग्य औषधम, और योग्य क्या, रोग और रोगी के अनुसार अनुकूल है। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया, चिकित्सा के 4 पाद क्या हैं जी, तो ये याद रख लेना कि कोई भी अगर चिकित्सक है, यदि रोगी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सोचना कि क्या हम में कमी है, या औषधि में कमी है, या परिचारक में कमी है, या रोगी में कमी है। ये हमेशा सोचना। रोगी के परिवार, यदि उसका रोगी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सोचना क्या चिकित्सा में कमी है, चिकित्सक में कमी है, औषधि में कमी है, या हम में या रोगी में। यदि रोगी आप हैं तो आप ये सोचना कि चिकित्सक में कमी है, या रोगी में कमी, औषधि में कमी है, या फिर परिचारक हमारा देखभाल करने वाला, दवाइयाँ बनाने वाले में कमी है, या मैं खुद हमारे में कमी है। ये गौर करना। ऐसा कभी भी चिकित्सक को भी, औषधि और परिचारक और रोगी, यहाँ 3 लोग जो हैं मनुष्य हैं, बाकी एक तो औषधि है, भगवान धन्वंतरी का जो है आशीर्वाद स्वरूप है। लेकिन हमेशा सोचना, रोगी को भी सोचना चाहिए, परिचारक को, वैद्य को सोचना कहाँ पे कमी है। तो हमेशा जो है मिल करके अपने चिकित्सक से बात करनी चाहिए। तो आम आदमी को क्यों पढ़ना चाहिए ये बता दिया। और अब जो है मैं इस अध्याय का जो समापन करने वाला हूँ, इससे पहले जो है हम जो है आयुर्वेद को, अष्टांग हृदयम को आयुर्वेद की गीता क्यों कही जाती है। ठीक है, आयुर्वेद को अष्टांग हृदयम जो है ना, अष्टांग हृदयम जो ग्रंथ दिखाया, इसको आयुर्वेद की गीता कहा जाने लगा है। तो क्यों कहते हैं? तो जिस प्रकार से गीता का ज्ञान लेकर के कोई भी व्यक्ति मानसिक दुख से दूर करता है अपना, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अष्टांग हृदयम ग्रंथ पढ़ लेगा, ये जो कोर्स करेगा, वह व्यक्ति शारीरिक कष्ट से मुक्त होगा, करने से नहीं, पालन करने से। दूसरा कारण यह भी है कि अष्टांग हृदयम पढ़ने में गीता जैसे ही सुभाषित है। तो अब जो है कैसे सुभाषित है, इसको मैं प्रमाणित करके आज का अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा और बाकी आप सभी से फीडबैक लूंगा। देखिए, आप सभी ने गीता पढ़ा होगा। पहला अध्याय का पहला सूत्र क्या है? तो जो येलो कलर में है, ये जो है सभी गीता का सूत्र है ना, गीता का जो है श्लोक है, और जो ब्लैक है वो सभी अष्टांग हृदयम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वता संजय। इसका मतलब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र जो है पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है, यही है ना। तो यही बताने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति अष्टांग हृदयम पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? आयु काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरा पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा वायुपित्तम कफश्चेति त्रयोदोषः समासता विकृता विकृता देहम घनन्ति ते वर्तयन्ति च कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुम ते संगोस्त्वा कर्मणि तत्र रुक्षो लघुशीता खरा सूक्ष्म चलो नीला पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। देखिए, हमें पता है कि सभी संस्कृत के जानकार नहीं हैं,
बस हम ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि अष्टांग हृदयम आयुर्वेद की गीता है। जिस प्रकार से आप गीता का अध्ययन कर सकते हैं उसी प्रकार से अष्टांग हृदयम के A to Z सूत्रों को आप पढ़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति अष्टांग हृदयम पारायण क्लास से जुड़ना चाहते हैं, हालांकि इससे पहले पारायण क्लास नहीं हुआ है, लेकिन पारायण क्लास करेंगे, अष्टांग हृदयम पारायण क्लास करेंगे, यानी कि अष्टांग हृदयम को सूत्रों को याद करने वाला अलग क्लास रहेगा। तो महर्षि भागवत आगे जो है महर्षि भागवत ऋषि का परिचय है ना। कहा गया है महर्षि भागवत ऋषि के बारे में, अत्रि कृत युगे वैद्यो द्वापरे सुश्रुतो मतः कलौ भागवत नामा चा गरी मात्र परिदृश्यते, कि कलयुग के वैद्य महर्षि भागवत हैं। कौन है महर्षि भागवत ऋषि? कौन है? कलयुग के वैद्य महर्षि भागवत को माना जाता है। ये 5वीं शताब्दी के वैद्य थे, उन्हें अष्टांग हृदयम ग्रंथ लिखा। और आगे आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की 8 अंग जो पीछे हमने चर्चा किया वो है। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद के 4 वेद। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञान से भरपूर हमने ये कोर्स को बनाया है। और ऐसा बनाया है कि आज तक किसी ने BMS डॉक्टर, MD डॉक्टर ने नहीं बनाया, या किसी वैद्य ने भी नहीं बनाया, जो हम आपके लिए बना के लाए हैं। आम आदमी के लिए, चिकित्सक, प्रैक्टिशनर, सबके लिए लाए हैं बना के, जिसे देख सकते हैं। बात के गुण सिंपल 6 गुण है। रुक्ष मतलब ड्राई, लघु मतलब लाइट, शीत मतलब कोल्ड, खर मतलब रफ, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, चल मतलब डायनेमिक। समझ रहे हैं? मतलब बहुत ही आसान तरीके से, कुछ भी हमें भारी चीजें नहीं है इसमें जो नहीं आएगा समझ में। बहुत ही आसान तरीके से मैंने रेफरेंस के साथ में हर एक जो है टॉपिक को क्लियर कर दिया है। इसलिए आप सभी लोग से विनती है कि इस क्लास को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। आप तो जुड़ गए हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कल्याण में ही आपका कल्याण है। केवल अपनी उन्नति में हम चाहते हैं तो क्या है कि हमने आयुर्वेद पढ़ लिया, अब हम क्या है कि अपनी साधना में करके, और हमको कोई मतलब नहीं समाज से, लेकिन हमारा एक ऋषि ऋण है, इसको चुकाना है। अपनी उन्नति में केवल नहीं, सब मैंने अपनी उन्नति में खुश नहीं रहने चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति है। तो इस क्लास के बारे में जो जितना ज़्यादा शेयर करेगा लोगों को, उतना ही ज़्यादा जो है वो पुण्य के भागे बनेगा। और इसी प्रकार से सिलेबस है, बहुत ही बढ़िया सिलेबस है, आप देख ही रहे हैं। और ये सभी जो है सिलेबस जो है आपको बारी बारी से जो है अब जो है क्या है कि कल से जो है कंटिन्यू क्लास, कल से मुख्य सिलेबस यानी कि होगा। ये हमारे इतने जो है पहले दिन का प्रेजेंटेशन था, मैंने आपके सामने रखा। अब जो है किसी का कोई प्रश्न है तो रखेंगे, और इसके बाद सुधीर जी क्लास का समापन करेंगे। हैंड रेज है रविंद्र मौर्य जी का, दीपक पाठक जी का, सुरेंद्र कुमार जी का फिर से है। करिए, प्रश्न रखिए क्लास से रिलेटेड, और बताइए कैसा रहा टॉपिक आज का, मतलब कैसा है सिलेबस, जो भी साथी बताना चाहें फीडबैक। और इसका रिकॉर्डिंग आपको जो है वैद्य गुरुदर्शन यूट्यूब चैनल पे मिलेगा कल, तो आप सभी लोग वहाँ पे देख सकते हैं, डेली मिलेगा। और ये नोट्स भी मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया और जिस तरह से प्रेजेंट किया, सभी पहलू लगभग सब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं शायद, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है इस कोर्स को बनाने में। आपके सारे प्रश्न को उत्तर एक ही दिन में तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जितना है वो प्रश्न मैंने पहले दिन का क्लास में वो पर्याप्त है। फिर भी आप बताएं, जरूर अपना फीडबैक रखिए। आदित्य जी। वैद जी, आपने कहा था कि आप ये बताएंगे कि खाना पचता है कि नहीं पचता है, वो कैसे जान लेवे, तो वही बता दीजिए। अच्छा, चलिए जी आदित्य जी, आपका प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ। देखिए, चरक संहिता का वैसे विषय है, लेकिन सिंपल है कि कोई व्यक्ति कब भोजन कर रहा है, पच रहा है कि सड़ रहा है, तो बहुत सारे हमारे आयुर्वेद में और परंपरा में है। जैसे किसी को टीबी है, क्षय है, कैसे पता करें आयुर्वेदिक डायग्नोस, नाड़ी नहीं आता देखने, क्या करें? तो उसके लिए गंगा जल या नर्मदा जल में उसके कफ को जो है डाला जाए। अगर डूब जाता है तो उसको टीबी या क्षय है, यदि ये तैरता है तो बिल्कुल क्षय नहीं है, बस कोई और दोष है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति का भोजन पच रहा है, सड़ रहा है, तो कैसे पता करें? तो बस यही है टेक्निक, जो मल है उसको जो है पानी में डुबोया जाए, डाला जाए, समझ गए? जो सुबह जो फ्रेश होते हैं जो भी, तो यदि वो डूब जाता है यानी कि वो जो है
आमावस्था में वो भोजन सड़ रहा है, और यदि वो तैर रहा है तो क्या है कि ये भोजन का पूर्ण पाचन हो रहा है, इस कारण से हल्का है। तो आप जो आपका भोजन पच रहा है, यानी आपको लग भी रहा है और आप स्वस्थ हैं। सिंपल। ये मैं आगे प्रमाणित, आगे मैं रेफरेंस रखूंगा, आगे है सिलेबस में। और बताइए कोई प्रश्न? अजय कुमार जी, अशोक गोपानी जी, अश्विनी कुमार जी, देवराज सिंह जी आपने प्रश्न किया, गौतम जैन जी, होलकर सानी जी, मनोज जी, आप बताइए सिलेबस कैसा है? मोहम्मद आसिफ जी, राजीव कुमार जी, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। रितेश आनंद जी, बताइए सिलेबस कैसा है और आपको कैसा लगा? हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। सुधीर जी कंट्रोल करिए, प्लीज कंट्रोल करिए, अनम्यूट करिए जो साथी, 1 बाय 1 करके बोलिए। सर सिलेबस बहुत अच्छा था और आपका पढ़ाई का तरीका भी बहुत अच्छा है, और बहुत मेरे पास तो नहीं है, इतना अच्छा तरीके से समझाया आपने, तो इसलिए आपको बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये क्लास बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला है, बिल्कुल खाली दिमाग से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बिल्कुल आसान सिलेबस है और ज्ञान से भरपूर है। तो इसमें कुछ भी बोरिंग चीज़ें नहीं लाया हूँ, मैं इतना ही बताने वाला हूँ जितना आप समझें, और जो नहीं समझ सकते हैं उसको मैं इतना सरल किया हूँ कि आपको समझना ही पड़ेगा, है ना? समझ सकते हैं। और कोई साथी बोलना चाह रहे थे वो रखिए। और सुधीर गुप्ता जी, आप क्लास की समाप्ति की ओर आगे बढ़िए, है ना? तो सभी साथी को धन्यवाद, आपने इतना समय निकाले। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग समय पर क्लास में जुड़े, और जो भी साथी इच्छुक है वो अपना एडमिशन करा ले, क्योंकि आज का तो हमारा डेमो क्लास था, फ्री क्लास था। तो क्योंकि हम लोग को आयुर्वेद पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में वैद्य गुरुदर्शन जी ने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप इसी तरह से डॉक्टर के पास करोड़ों रुपया लगाते रहिएगा, और अंत में डॉक्टर आपको हाथ जोड़ लेगा, और फिर इसके बाद आपको पैसा भी गए और शरीर भी चला जाएगा। इसीलिए हम लोग का आयुर्वेद पढ़ना जरूरी है, कि जब तक हम आयुर्वेद नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने शरीर के बारे में विस्तार पूर्वक जान नहीं पाएंगे। क्या एक और बात, डॉक्टर क्या इलाज कर रहा है, हमारे बीमारी के अनुसार क्या इलाज होना चाहिए, क्या चिकित्सा होनी चाहिए, ये तभी आपको मालूम चलेगा, नहीं तो आपको डॉक्टर ना जाने क्या क्या चीज कर देगा आपको। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरे समय निकाल कर अपने समय दिए हैं, तो आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जो भी साथीगण आयुर्वेद पढ़ना चाहता है वो अपना एडमिशन जरूर करा ले, क्योंकि कल से जो क्लास होगी, जो व्यक्ति अपना एडमिशन कराएगा वही व्यक्ति का कल से क्लास में वो जुड़ पाएगा। और आप लोग जरूर जुड़िए, और हम आप लोग को सहयोग करेंगे पूर्ण रूप से। आप लोग को कोई भी ज्ञान हम छिपाएंगे नहीं, सारा ज्ञान आप लोग को बांट दिया जाएगा। और जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल सीखना है तो वैद्य गुरुदर्शन जी ने बोल ही दिया है, औषधि के बारे में पूर्ण जानकारी दे देगा। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें हमारे पंचकर्म के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। तो पंचकर्म की जब आप लोग को जब पढ़ाई हो जाएगी, तो जो भी इच्छुक छात्री है, तो सागर जिला में जो वैद्य गुरुदर्शन जी के यहाँ पर जो ये चल रहा है सेंटर, वहाँ पर आप लोग को जो भी है 7 दिन 10 दिन का वहाँ पर एक सेमिनार आयोजन किया जाएगा। इसमें आप लोग आकर पंचकर्म के पूरा प्रैक्टिकल अनुभव ले सकते हैं, और साथ में औषधि के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि इसमें आपका भलाई तभी है जब आप दूसरे व्यक्ति को आप निस्वार्थ भाव से, मतलब देखिए उसको जोड़ना चाहते हैं, उसको भलाई करना चाहते हो, आप अपने तभी आप मोक्ष के लायक है, नहीं तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए। कहते हैं अपना दुखों को दूर कर दूसरों को दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है, अन्यथा आप हो ही नहीं सकते। तो आप अधिक से अधिक व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करें, यही आपसे निवेदन है। तो 9:35 हो गया है। और एक और बात, सभी व्यक्ति से निवेदन है कि आप 7:50 पर आप लोग क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है? 10 मिनट पहले जुड़ना है, और 8 बजे से क्लास चालू हो जाएगा, और 9 बजे आपका क्लास यहाँ बंद हो जाएगा वो, ठीक है? 9 बजे के बाद आपको क्लास, मतलब कि सभी लोग को रिमूव हो जाना है। नमस्कार सर जी, सुधीर भाई जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सर सुरेशलाल वर्मा राजस्थान से करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर जो ये आपकी क्लास हो रही है, इसके मतलब फीस कितनी है सर?
सर इसकी जो फीस है 500 रुपया है। मैंने 1 महीना का फीस का 500 रुपया रखा हूँ और 6 महीना का जो हमारा पूरा फीस है वो आपको 3000 रुपया है सर। ये समझिए अच्छा 3000 रुपया कुछ भी नहीं है, 500 रुपया कुछ भी नहीं है। आपको समझिए कि कहा गया ना, शरीर से बड़ा कुछ नहीं है। आपका शरीर निरोग है तो सब कुछ है ना, ठीक है, आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है सर। पहला सुख निरोगी काया है। जी सर। आप जरूर जुड़े और अपना एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए गुलदर्शन भाई, गुलशन जी, जिससे क्या है कि व्यक्ति अपना वो नंबर लिख ले। ठीक है जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल करके प्रेजेंटेशन को देखा, आपने समय निकाला। और कल मिलते हैं 8:50 में। और सभी जो भी साथी अष्टांग हृदय क्लास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहते हैं तो नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम लिख करके। आपको व्हाट्सएप फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म, इसे आप भरिए और क्लास में जो है प्रतिदिन ज्वाइन करते रहिए। गुरुजी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। गुरुजी गुजरात से बोल रहा हूँ, अशोक है। हाँ जी। अथर्ववेद का एक क्वेश्चन है, उसमें जो कालमासी नामक औषधि का जिक्र किया है वो कौन सी है? क्या जी? कालमासी। वो हम बता देंगे, ठीक है। आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। नंबर है मेरा? नहीं, नंबर नहीं। हाँ, तो अभी स्क्रीन पे शेयर किया हुआ ना, तो उसको नोट करना चाहिए ना। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना है। ये नंबर नोट करिए और जो भी सवाल है वो अपने व्हाट्सअप करिए, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो सभी साथ निवेदन करते हैं कि समय हो चुका है, आप सभी जो है लेफ्ट हो सकते हैं।